सो हाय एवरीवन। जो आज का अपना टॉपिक है वो है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज का पहला टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट ऑडिट। सबसे पहले समझिए कि गवर्नमेंट ऑडिट का मकसद क्या होता है और क्यों करवाते हैं, ये कौन करता है, ये सारा स्कोप हमारा कवर होगा इसमें। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के हमारे इनकम होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं वो एक अलग अथॉरिटी होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिट अथॉरिटी, वो वेरीफाई करती है कि जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर आउट किए हैं वो सही है, सही नहीं है, प्रॉपर सैंक्शन तरीके से वो आउटफ्लो हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये सारी चीज हमारी गवर्नमेंट ऑडिट में कवर होती है। इट एम्स टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मतलब जो पब्लिक का पैसा है वो कहां पे यूज हुआ है, कहां पे वो एक्सपेंड आउट हुआ है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑडिट का कंसेप्ट आया गया है। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड अनलेस इट इज बीन वोटेड अपॉन द पार्लियामेंट। मतलब गवर्नमेंट के फंड में से कोई भी पैसा बाहर नहीं जा सकता जब तक हम उसको पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करवा देते। और जो एक्सपेंडिचर होगा वो कौन से फंड से होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जितने भी टैक्सेस, जितने भी रेवेन्यू होती है वो प्लस होती है और जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैरी आउट करता है वो इसमें से माइनस हो जाते हैं। अब कोई भी एक्सपेंडिचर की रिक्वेस्ट आई है गवर्नमेंट से, लेट्स से कोई ब्रिज बनाना है, ब्रिज से फंडिंग की रिक्वायरमेंट आई है, ओके। अब 10 सीआर का उन्होंने कोई भी हमारा कॉर्पस है वो उन्होंने सेट कर दिया कि इस ब्रिज के लिए हम 10 सीआर देंगे। तो 10 सीआर अप्रोप्रिएट होने के बाद एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये देखेगी कि जो एक्सपेंडिचर आउट हुआ था और जिस पर्पस के लिए हुआ था वो पर्पस सही से एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। इन शॉर्ट, एक्सपेंडिचर ग्रांट करने के बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो वेरीफाई करेगी कि जिस चीज के लिए पैसा दिया गया था उस चीज के लिए वो पैसा यूज हुआ है या नहीं हुआ है। दैट्स ऑल। अब डेफिनेशन क्या है गवर्नमेंट ऑडिट की, बड़े ध्यान से देखना क्या है, ओके। Government audit is an objective examination of the financial, administrative and other operation of a public entity। किसी पब्लिक एंटिटी, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑपरेशन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेशन है उनको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना कि जो ऑपरेशन है वो सही से कैरी आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ताकि हम उसको इवेल्युएट कर पाए और उनके ऊपर एक रिपोर्ट दे पाए, साथ में एक ओपिनियन भी अपना दे पाए। और ओपिनियन देगा कौन? एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। And in case of examination of affairs expressing the opinion thereon। देखो, अगर वो सिर्फ एक्सपेंडिचर की ऑडिट कर रहा है तो वो अपना बता देगा कि एक्सपेंडिचर सही से वेरीफाइड है या नहीं है, सही से वो जिस जगह पे लगना चाहिए था वो लगा है या नहीं लगा है। और अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, एफएस को ऑडिट कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको ओपिनियन भी देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ऑडिट के केस में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव उसका सिर्फ इतना सा है कि जो पब्लिक फंड्स हैं, जो पब्लिक से पैसा लिया गया है वो पब्लिक के लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वो कैसा मनी है जो पब्लिक के लिए यूज हुआ और कहां पे वो यूज हुआ है। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो पब्लिक के लिए सही है, सही नहीं है, या फिर जिन लोगों को उनको एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो उसको एडमिनिस्टर सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेस फॉर करेक्टिव एक्शन, अब ऑडिट करने के बाद ये तो आपको पता ही है, रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट में करेक्टिव एक्शन देगा, मतलब जहां पे उसके इरेगुलरिटीज मिली है कि यहाँ पे लूप होल्स है, यहाँ पे इरेगुलरिटीज है, उनके लिए इंप्रूवमेंट वो डिक्लेयर करेगा कि आप इस तरह से और इंप्रूव कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑडिट इज नाइदर एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में एस 200 की जो हमारी ऑडिट होती है वो एग्जामिनेशन होती है, ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इसीलिए ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑडिट है ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होती, ये भी हमारी एग्जामिनेशन होती है। और करता कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक हमारी ऑडिटिंग अथॉरिटी है जिसको हम C&AG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ C&AG। अब C&AG करता क्या है, ओके, और C&AG के रूल्स क्या है? सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ C&AG। कौन CAG को अपॉइंट करता है, कौन CAG को रिमूव करता है? सबसे पहली बात, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कभी भी वो रिमूव नहीं हो सकता। बट जैसे कि एक जज रिमूव हो सकता है बाय 2/3 ऑफ द मेंबर, तो वैसे ही अगर वो फ्रॉडलेंट मैनर में पाया जाए तभी रिमूव हम कर सकते हैं उसको, अनलेस अदरवाइज हम उसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर ये प्रूव हो गया कि जो हमारा C&AG की अथॉरिटी है वो मिसबिहेवियर है, मतलब फ्रॉड है, गिल्टी है, तो उसको रिमूव हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिमूव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टेन्योर, जो C&AG एक्ट में दिया गया है वही टेन्योर इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब C&AG के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑडिट के लिए कुछ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। पहला क्या, आर्टिकल 149 में क्या दिया गया है? CAG shall perform such duties and exercise such powers। अब 149 में बोला गया है कि जो C&AG अपॉइंट हुआ है उसकी क्या ड्यूटीज हैं और क्या उसकी
पावर्स है, वो आर्टिकल 149 में लिखा गया है। फिर 150 में क्या लिखा गया है, किस तरह से अकाउंट गवर्नमेंट के पेश करने हैं और किस तरह से बनाने हैं। हाउ द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड मैनेज्ड एंड केप्ट। 151 में क्या किया गया है, रिपोर्ट। देखो 149 में ड्यूटी, 150 में अकाउंट्स एंड 151 में रिपोर्ट। रिपोर्ट सर कैसी रिपोर्ट बच्चों? ऐसी कि अब सीएजी अपॉइंट हुआ है ऑडिटर, अब एक रिपोर्ट भी वो देगा, तो रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। अब आप देखो ना, हमने ये लॉ में पढ़ा था ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में कि जो पर्सन अपॉइंट करता है उसको हम रिपोर्ट इशू करते हैं। तो यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, तो रिपोर्ट वो देगा किसको, प्रेसिडेंट को ही देगा। तो वो होता है हमारा आर्टिकल 151। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो पार्ट आया है वो आया है हमारा ड्यूटीज ऑफ एन सीएजी। सीएजी की ड्यूटी क्या, सबसे पहला कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जो हमारे यूनियन के या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करना है और सबमिट करना है कि वो सही से बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। दूसरा जनरल प्रोविजन, जनरली देखो जनरली C&AG की क्या ड्यूटी बनती है, सबसे पहला ऑडिट करना है सारे एक्सपेंडिचर, और सारा एक्सपेंडिचर को ऑडिट करके उनके ऊपर उसको रिपोर्ट इशू करनी है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है उनको ऑडिट भी करना है और उसको रिपोर्ट भी करना है। और जितने भी कोई गवर्नमेंट एंटिटी है उसके ट्रेडिंग अकाउंट को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑडिट भी करना है और उसको रिपोर्ट भी देना है। तो ये हमारे कुछ ड्यूटीज हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तीसरी ड्यूटी क्या है, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। वेयर एनीबॉडी और अथॉरिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट फ्रॉम सीएफआई। अगर मान लो कोई हमारी एंटिटी है यहां से, वो गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट का फंड है सीएफआई से सब्सटेंशियली फाइनेंस हुई है, तो ऑडिटर इसको वेरीफाई करेगा कि जो ये पैसा दिया गया वो सही दिया गया है या नहीं दिया गया है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है वो वैलिड है या नहीं है, और जिस पर्पस के लिए वो दिया गया था वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अब सर ये बताओ सब्सटेंशियली फाइनेंस का क्या मतलब है? सर सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब है जैसे इस एंटिटी है, अगर इस एंटिटी को 25 लाख रुपीस से ज्यादा मिले हो एंड वो इसके प्रोजेक्ट का 75% वैल्यू हो, तो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंशियली फाइनेंस। एग्जांपल सर, एग्जांपल ये, इसको चाहिए थे 30 लाख रुपए, ओके, अब सीएफआई से इसको मिले 25 लाख रुपए, 25 लाख की रिक्वायरमेंट थी ऐसा सब्सटेंशियली फाइनेंस के लिए। अब एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, और क्या हमारे 75% भी है, 25 लाख, 25 लाख का हमारा 75% भी है, तो ये हमारा सब्सटेंशियली फाइनेंस माना जाएगा। अब एक और ले लेते हैं, जैसे एंटिटी का जो प्रोजेक्ट है वो 100 CR का है, अब गवर्नमेंट ने इसको 38 लाख रुपीस दिए हैं। अब पहली कंडीशन क्या थी सब्सटेंशियली फाइनेंस होने के लिए, 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अब ये तो कंडीशन पूरी हो रही है, क्या ये 75% है? सर किसका 75%? 100 का 75%, ये नहीं है, तो ये सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि जो सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है तो उसकी सर की ऑडिट करेगा कि किस अथॉरिटी ने दी है, अप्रूवल थी, अप्रूवल नहीं थी, वो सारी चीज हम इसमें चेक करेंगे। ओके, उसके बाद ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन। अगर कोई ग्रांट और लोन स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है तो जो हमारा C&AG है वो उसके प्रोसीजर को स्क्रूटनाइज करेगा कि सही पर्पस के लिए वो दिया गया है, नहीं दिया गया, और जिस पर्पस के लिए वो दिया था उसी पर्पस के लिए वो यूज हुआ है या नहीं हुआ है। फिर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब जितनी भी रिसिप्ट्स आई हैं, जितनी भी इनकम हुई है गवर्नमेंट की, उसको सबको वेरीफाई करेगा। स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज, जितनी भी इन्वेंटरी गवर्नमेंट एंटिटी के पास रखी हुई है, जितने भी स्टोर्स हैं उनको ऑडिट करेगा। एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी को भी कौन ऑडिट करेगा? C&AG। मतलब इसमें दो चीज टर्म आती है आपको, एक टर्म आती है अपनी ऑडिट की और एक टर्म आती है अपनी रेगुलेशन की। अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में रेगुलेट कौन करेगा? C&AG। ओके, C&AG करेगा कि C&AG इसको अपॉइंट करेगा ऑडिटर को और उसको बताएगा कि किस तरह से आपको ऑडिट करनी है। तो यहाँ पे C&AG की ड्यूटीज हम पावर पढ़ रहे थे कि वो रिसिप्ट को वेरीफाई करेगा, एक्सपेंडिचर को वेरीफाई करेगा, ग्रांट को वेरीफाई करेगा, जो स्टोर्स वगैरह रखे हुए हैं उनको वेरीफाई करेगा, और कोई गवर्नमेंट कंपनीज है तो उनको कैसे ऑडिट करवाना है वो भी वेरीफाई करेगा। आफ्टर दैट पावर्स ऑफ C&AG, क्या पावर्स है उसकी? देखो पावर्स देखो क्या है कि सभी अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है, जितने भी हमारे बुक्स हैं, पेपर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चंस उसको पुट करना है या फिर कोई ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन रिमार्क उसको डालना है तो वो भी वो फ्रीली डाल सकता है। उसके बाद इन कैरिंग आउट ऑडिट पावर टू डिस्पेंस एंड टू अप्लाई सच लिमिटेड चेक इन रिलेशन टू दैट अकाउंट। अगर उसको कोई ऑडिट कहीं पे कम करनी है, कोई
कम प्रोसीजर लगाने हैं तो उसके पास पावर है कि वो लिमिटेड चेक कर सकता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सपेंडिचर ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट क्या होता है कि 5 आते हैं इसमें जो प्रोविजन, 5 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर ऑडिट करेंगे। मतलब एज पर दीज 5 स्टैंडर्ड वी विल कंडक्ट आवर एक्सपेंडिचर ऑडिट। सबसे पहला ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। ध्यान से सुनना, रूल्स एंड ऑर्डर में क्या आता है कि जो गवर्नमेंट ने वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं वो सही है या सही नहीं है। जितने भी हमारे रूल्स बनाए हुए हैं उसको हम ऑडिट करते हैं और एक्सपेंडिचर हमारा उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब किन किन कैटेगरीज के लिए जो हमारा गवर्नमेंट रूल बना सकता है, पहला सैंक्शनिंग के लिए कि किस तरह से एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करना है उसके लिए रूल बना सकते हैं हम। देखो ये टाइटल क्या है, इसका टाइटल हमारा है कि कैटेगरीज क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन की, कहाँ कहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बन सकते हैं। सैंक्शनिंग के लिए बन सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम कि किस तरह से पब्लिक गवर्नमेंट को अपना क्लेम प्रेजेंट करेगी उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बन सकते हैं। तीसरा कंडीशन ऑफ सर्विस, पे, अलाउंसेस, पेंशन, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको कितनी पेंशन देनी है, उनको कितने अलाउंसेस देने हैं, उनको कितना टीए देना है, कितना डीए देना है, उन सब के लिए भी रूल्स रेगुलेशन वो बना सकता है। अब जो हमारा ऑडिटर है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करेगा, बट क्यों करेगा चेक रूल्स एंड ऑर्डर्स को, ये चीज देखने के लिए पहला दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं वो संविधान से विपरीत नहीं होने चाहिए। आर कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उनसे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। नॉट कन्फ्लिक्ट विद द ऑर्डर ऑफ एनी हायर अथॉरिटी, जो रूल्स बनाए गए हैं वो किसी भी हायर अथॉरिटी के कन्फ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए। सर जैसे हायर अथॉरिटी ने कोई और रूल पास कर रखा है, ओके, और गवर्नमेंट ने कोई और रूल बना दिया तो कन्फ्लिक्शन में आ गया, तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो जिस अथॉरिटी को पावर थी उस अमाउंट को सैंक्शन करने की, उस अथॉरिटी ने अप्रूवल नहीं दिया, किसी और अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है, तो ऑडिटर चेक करेगा क्या उस दूसरी अथॉरिटी के पास रूल मेकिंग पावर थी या नहीं थी। इन केस they have not been separately approved by the competent authority, अगर वो competent authority के द्वारा अप्रूव नहीं हुए तो जिस अथॉरिटी ने उनको इशू किया है उसको रूल मेकिंग पावर है या नहीं है। तो ये सब रूल्स एंड ऑर्डर में ऑडिटर चेक करेगा और ये सब देखने के लिए वो रूल्स ऑर्डर चेक करेगा। ऑडिट ऑफ सैंक्शंस कुछ भी नहीं है, मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर हुए हैं वो प्रॉपर्ली सैंक्शन्ड तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है अप्रूव्ड, कि वो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड होने चाहिए, या तो जनरल ऑर्डर से अप्रूव हो जाए या किसी स्पेशल ऑर्डर से भी अप्रूव हो सकते हैं। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हमने बजट बनाया था या फिर जितना हमने प्रोविजन बनाया था उसके वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उतना ही वो होना चाहिए एक्सपेंडिचर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट देखो, इन शॉर्ट 1 करोड़ का मैंने एक्सपेंडिचर का बजट बनाया था, ओके, अब 1 करोड़ ही सैंक्शन हुआ है नहीं हुआ ये मुझे देखना है, वो तो हो गया ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजंस। अब कहीं 1 करोड़ बेफालतू की जगह पे तो नहीं लगा है, अवॉइडेबल जगह पे तो नहीं लगा है, इन प्रॉपर पर्पस के लिए तो नहीं लगा है, तो वो ऑडिटर यहाँ पे प्रोप्राइटरी ऑडिट में चेक करेगा टू फाइंड आउट, टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल और इनफेक्टिव एक्सपेंडिचर। जो हमारा अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है, इनफेक्टिव एक्सपेंडिचर है, उनको ब्रिंग आउट करने के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट करी जाती है। मतलब मेन मुद्दा ये है कि जिस चीज के लिए दिया था उसी चीज के लिए जो है बेफालतू चीजों पे पैसा नहीं खराब करना है। अब प्रोप्राइटरी ऑडिट हम क्यों करवाते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब ये चीज देखने के लिए हम प्रोप्राइटरी ऑडिट करवाते हैं। पहली क्या, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। पहला क्या कि प्रोप्राइटरी ऑडिट मॉनिटर देखेगा कि जितनी डिमांड थी उतना ही एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि डिमांड हमारी कम थी और सैंक्शन हमारा ज्यादा हो गया। एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन, जितना ओकेजन डिमांड कर रहा है ना एक्सपेंडिचर हमारा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज इट्स पावर टू इट्स ओन एडवांटेज। कोई भी अथॉरिटी अगर सैंक्शन कर रही है तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और किसी पार्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए वो नहीं यूटिलाइज होना चाहिए, टू पब्लिक के लिए वो यूज होना चाहिए। अनलेस मतलब इन चीजों के लिए वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। पहला क्या, अगर अमाउंट हमारा इनसिग्निफिकेंट हो, अगर कोर्ट ने बोला हुआ कि ये पार्टिकुलर पर्सन के लिए है, या फिर कोई पुलिस या कस्टम चली आ रही हो,
या ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में, मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं अभी जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम आने जाने के खर्चे के रूप में दे रहे हैं तो वो पर्सनल, बट ये चीज अलाउड होती है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैं आपको ओवरऑल बताता हूं इसमें क्या होता है। इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, जो रिजल्ट हमें चाहिए था उतना रिजल्ट हमें मिला है या नहीं मिला है। मतलब जो एक्सपेंडिचर हमने सैंक्शन किया था वो इकोनॉमिकल मैनर में प्रोक्योर किया हो, मतलब जो एक्सपेंडिचर लगाना था, जैसे ब्रिज बनवाना था तो ब्रिज का जितना भी मटेरियल है इकोनॉमिकल मैनर में परचेज होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब लेबर सही आनी चाहिए, और अपना इफेक्टिवनेस मतलब कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। प्रोसीजर क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट हम कैसे कर सकते हैं? पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करके, प्रीलिमिनरी स्टडी करके, अंडरस्टैंडिंग लेके, प्लानिंग करके, एग्जीक्यूशन करके, रिपोर्टिंग करके हम अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट ऑफ रिसीट्स मतलब रिसीट जो गवर्नमेंट की आई है वो ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा? पहला, करेक्टली रियलाइज एंड करेक्टेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। ऑडिटर चेक करेगा कि जितनी भी हमारे रेवेन्यूज हैं वो हमारे करेक्टली एसेस हो गई हो, रिकॉर्ड हो गई हो और एप्रोप्रिएटली गवर्नमेंट के ही अकाउंट में क्रेडिट हो गई हो। एडिक्वेट रेगुलेशन हैविंग फ्रेम्ड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ केसेस, और हर एक रेवेन्यू को प्रॉपर्ली एलोकेट किया गया, मतलब जो रेवेन्यू जिस हेड में जानी है उसी हेड में हमने भेजी हो, और जो रेगुलेशंस बनाए हैं वो हमारे एक्चुअल में कैरिड आउट भी होने चाहिए। सेकंड में क्या था कि गवर्नमेंट के पास ऐसे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि उसको पता चल सके कि हाँ भाई ये इनकम इस कैटेगरी में आनी है, ये इनकम इस कैटेगरी में आनी है, और रूल्स सिर्फ बनाने नहीं है, वो हमारे एग्जीक्यूट भी करने हैं। क्या गवर्नमेंट के जो ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी के अंदर ऐसी कोई इरेगुलरिटीज हैं, या फिर आप ये बोलो, सॉरी दोबारा सुनना, अगर गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई कंट्रोल है या नहीं है कि वो तुरंत इरेगुलरिटी को डिटेक्ट कर सके। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट के अंदर या एंटिटी के अंदर ऐसा कोई इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है कि इरेगुलरिटीज आने से पहले ही वो उसको डिटेक्ट कर सके। फिर जो हमारा इंटरनल प्रोसीजर है वो करेक्ट होना चाहिए, और रेगुलर अकाउंटिंग डिमांड कलेक्शन और रिफंड होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिनसे हमें रिफंड लेना है तो हम टाइमली उसको फॉलो अप कर दे कि हमें रिफंड चाहिए है या फिर हमें पैसा चाहिए है, और वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए एंटिटी के अंदर कि फॉलो अप सिस्टम हो कि जो गवर्नमेंट को पैसा लेना है उसको लेने के लिए वो एफर्ट्स लगाए। अब अल्टीमेटली कितनी ऑडिट करनी है, कितनी क्वांटिटी में ऑडिट करनी है, किस हद तक करनी है, वो सारा सीएजी डिफाइन करेगा। बस ये बात बोली गई है इसमें। उसके बाद स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, मतलब जो इन्वेंट्री वो परचेज करेगा एंड गवर्नमेंट एंटिटी, वो किस तरह से वेरीफाई करना है। सबसे पहला, परचेज के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और रूल्स एंड रेगुलेशन लगे ही नहीं होने चाहिए, वो वेल डिवाइस्ड भी होने चाहिए, मतलब एग्जीक्यूट भी होने चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसीज आ रही है तो मुझे गवर्नमेंट एंटिटी के नोटिस में वो बात डालनी पड़ेगी। जो परचेज हुई है वो प्रॉपर सैंक्शन होनी चाहिए, और इकोनॉमिकल मैनर में मैंने परचेज करी हो। सर इकोनॉमिकल मतलब कम प्राइस में बेहतर चीज मैंने परचेज करी हो। जो परचेज का प्राइस पे किया है वो रीजनेबल होना चाहिए, और जो हम इन्वेंट्री का बनाते हैं, ओपनिंग, ठीक है, इशू, परचेज एंड क्लोजिंग, ये चार में वेटेड एवरेज वगैरह फीफो लिफो बनाते हैं ना वैसे ही, तो वो कह रहा है यहाँ पे कि चेक करना है जो रिसिप्ट, इशू और बैलेंसेस के अकाउंट बनाए हैं वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो और रीजनेबल हो। बस ये स्टोर्स इन्वेंटरी में ऑडिटर चेक करेगा। अब कमर्शियल अकाउंट मतलब कहाँ पे वो ऑडिटर चेक कर सकता है, मतलब सीएनडीजी कौन कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटीज को चेक करेगा, डिपार्टमेंट्स को, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई जैसे आईसीईआई जो अलग एक्ट से बनी हुई है, आईसीईआई हो गया, या फिर हमारा आईआरडी अथॉरिटी हो, कोई भी अगर अथॉरिटी जो स्पेशल एक्ट से बनी हुई है तो वो ऑडिटर चेक कर लेगा एवरी गवर्नमेंट कंपनीज। ओके, अब पावर ऑफ सीएजी। पावर ऑफ सीएजी क्या है कि सीएजी की पावर है कि गवर्नमेंट ऑडिट के चक्कर में, देखो दोबारा सुनो, यहाँ पे सीएजी की पावर है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सीएजी उसका ऑडिटर अपॉइंट करेगा। जो खुद गवर्नमेंट की ऑडिट होनी है तो सीएजी खुद बैठ के करेगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करवानी है तो सीएजी अपने बिहाफ पे एक ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, और उसको जो डायरेक्शन चाहे वो डायरेक्शन इशू कर देगा। जैसा हमने पढ़ा था लॉ में भी कि फर्स्ट ऑडिटर वो भी अपॉइंट करता है और सब्सिक्वेंट भी गवर्नमेंट का सीएजी ही अपॉइंट करता है। अब यहाँ पे C&AG ने गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है। अब ऑडिटर सीएजी को क्या देगा, एक रिपोर्ट देगा, और सीएजी 60 दिन के अंदर अंदर जब उसको ऑडिट रिपोर्ट रिसीव हुई उसके 60 दिन के अंदर अंदर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। तो उसको लग रहा है कि हमें कुछ पार्ट पे इरेगुलरिटीज स्टिल रह गई हैं तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा के उसको सॉर्ट आउट करवा सकता है, और उसके ऊपर कमेंट भी इशू कर सकता है, और जो भी कमेंट
सीएजी इशू करेगा वो हमें एजीएम में प्लेस करनी पड़ेगी। और अगर वो चाहे तो टेस्ट ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट भी कंप्लीटली वो करवा सकता है गवर्नमेंट ऑडिट के केस में, या तो कोई और ऑडिटर अपॉइंट करके, ओके, सप्लीमेंट्री ऑडिट के केस में कोई और ऑडिटर भी हो सकता है, सेम ऑडिटर भी हो सकता है। और टेस्ट ऑडिट के केस में भी वो डिपेंड करेगा कि वो अलग ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहा है या सेम करना चाह रहा है, वो सीएजी डिपेंड करेगा अल्टीमेटली, बट मोस्ट ऑफ इसमें अलग ही ऑडिटर होता है। ओके, रिपोर्टिंग प्रोसीजर, इसमें क्या सिंपल सी चीज है, अब रिजल्ट आया है, ऑडिट उसने कर ली पूरी, तो जो उसका रिजल्ट आया है वो प्रॉपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा ताकि वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए और अपनी इरेगुलरिटीज को रेक्टिफाई कर पाए। ओके, तो ये था अपना कंप्लीट गवर्नमेंट ऑडिट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और कोई टॉपिक हो जिस पर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।